मीन सर। Coming. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Please sit down. थैंक यू सर। क्या नाम है? सर बजरंग उपाध्याय। क्या कर रहे हैं? सर फिलहाल मैं सर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो में सर मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, क्या क्या करना होता है आपको मैनेजर के तौर पे? सर अभी फ़िलहाल मेरा जो जॉब है सर वो 8 घंटे का एक शिफ्ट देखना है। उसमें सर मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी काम रहता है सर वो मैं देखता हूँ सर। कितने लोग आपके अंदर काम करते हैं? सर मेरे अंडर लगभग 22 लोग हैं। 22 लोग। जी सर। तो अच्छा, तो उस 22 लोगों का क्या क्या काम है? मेंटेन मतलब क्या क्या तैयार करवाते हैं हम लोगों से? सर पर डे का सर जॉब का प्लानिंग अलग अलग होता है अच्छा। सर। जैसे मेरे से प्रीवियस शिफ्ट में कोई ब्रेक डाउन रहा है सर, अच्छा। तो और कोई अगर स्पेयर पार्ट चेंज हो रखा है सर तो एक स्पेयर को रेडी कराना रहता है इमरजेंसी के लिए। बाकी सर नॉर्मल चेकिंग होता है सर। एक लाइन है प्रोडक्शन लाइन, उसमें बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं सर, तो उसका नॉर्मल चेकिंग वगैरह होता है। कुछ अगर प्रॉब्लम मिलता है तो सर उसको हम लोग ठीक करते हैं सर। तो जॉब से खुश नहीं है वहाँ क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब से खुश नहीं है सर। तो फिर सर यहाँ बीपीएससी में सर कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है सर। जॉब डाइवर्सिफिकेशन है सर। वहाँ एक टाइप का ही जॉब मैं कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। आने वाले समय में भी मैं वही काम करूँगा। बीपीएससी में क्या है सर कि स्कोप बहुत बड़ा है सर। यहाँ पर एरिया बहुत बड़ा है सर। कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है सर, और पर डे चैलेंजेज है सर। तो आप जो अभी काम कर रहे हैं उसका प्रशासन में किस तरह से यूज़ कीजिएगा? सर मेन 2 चीज़ है सर। पहला चीज़ तो ये है कि सर हम चूँकि 10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं सर, तो मेरा मैनेजमेंट स्किल जो है सर वो डेवलप हो चुका है। तो सर प्रशासन में आने के साथ हमको एक दिन भी सर सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अपने सबॉर्डिनेट को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है सर कि हम वहाँ पर मशीनों को सर देखते हैं और मशीन जैसा सिम्टम दिखाते हैं सर, उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मशीन ब्रेक डाउन करेगा या नहीं करेगा सर। ये एक्सपीरियंस तो वहाँ आप जो है मशीन का मैनेजमेंट करते हैं? जी सर। और यहाँ आपको आदमी का मैनेजमेंट करना जी होगा, सर। तो मशीन और आदमी में आपको अंतर नहीं दिख रहा है? सर बहुत फ़र्क आप है। डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम बगैर सीखे हुए मैनेज कर देंगे? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा कि सीखे हुए, लेकिन सर ये है सर कि कोई भी मशीन है सर वो सिम्टम दिखाता है सर। अगर हम सेम यूज़ करें सर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में सर, कहीं पर सर कोई प्रॉब्लम होने वाला है सर, तो वो एक दिन का बिल्टअप नहीं रहता है, वो 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह का बिल्टअप रहता है सर। तो उसको आदमी पहले से फोरकास्ट कर सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उस चीज़ के लिए सर हम खुद को और अपने सबॉर्डिनेट को तैयार रख सकते हैं। आपने हिस्ट्री का चूज किया ऑप्शन? जी सर। कैसा, क्यों? सर इसका कारण ये है सर कि मैंने सर जब सेल में मैं सर जॉब में आ गया सर, उसके बाद सर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की सर। अच्छा। तो सर जो सीनियर लोग जो वहाँ से यूपीएससी में सेलेक्ट हो रखे थे सर, उनसे गाइडेंस लिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को तैयार करना और सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को तैयार करना, दोनों में सर फ़र्क है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है सर उसमें सर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेपर है सर, उनको तैयार करने में सर बहुत समय लग जाएगा। हिस्ट्री में सर 3-4 पेपर को तैयार करने में सर वो उस एफर्ट में सर यहाँ बहुत आदमी अच्छा कर सकता है जितना कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दूंगा सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे आकर जी सर और बीपीएससी कर जा रहे हैं, यूपीएससी कर जा रहे हैं, आपने जो रिसोर्स तैयार किया है वो रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है कि नहीं होता? सर ऐसा मुझे महसूस नहीं होता है सर, क्योंकि अभी सर अगर हम भारत का सिनेरियो देखें सर, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से सर फैल रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर है। तो लोग इसलिए सर इंजीनियरिंग को एज ए मतलब एक कैरियर ग्रोथ के लिए एज ए ले रहे हैं, कि जॉब पाने का सर एक तरीका ले रहे हैं सर। जहाँ तक यूपीएससी की बात है सर यूपीएससी में सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी इंजीनियरिंग या टेक्निकल सब्जेक्ट को सर अलाउ किया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी एक सर इंजीनियर एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है सर। जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? जी सर। उन्होंने मंदिर का यूज़ किया था। जी सर। क्या बोला था उसके लिए उन्होंने? सर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो सर आधुनिक भारत के मंदिर के समान हैं। जी सर। उन्हीं के कहने पे विश्वविद्यालय स्टार्ट हुआ था, जी सर। आईएम स्टार्ट हुआ था, आईआईटी स्टार्ट हुआ जी था, सर। और इसको मानते थे कि एक मंदिर के रूप में है ये, जी सर। है ना? जी। उसके बाद से इंजीनियरिंग का क्रेज़ बढ़ा भारत में। हम लोग चाहते थे कि हमारी जो कमी है उसको अपने इंजीनियरिंग के द्वारा दूर करें। कुछ हद तक हम लोगों ने साइंस टेक को बिल्डअप भी कर लिया। जी सर। लेकिन ऐसा अभी क्या हुआ है कि इंजीनियरिंग करके बच्चे जो है बेरोज़गार होते जा रहे हैं? सर इसका जो बहुत बड़ा रीज़न ये है सर कि अब की सर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सर, जो प्रीमियम आईआईटी एनआईटीज़ हैं सर, अगर उनको छोड़ दिया जाए
तो जो नीचे मतलब जो उनसे जो टीयर सेकेंड टीयर थर्ड जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सर, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, ये सब सर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिस कारण सर जो इंजीनियर्स हैं उनको वो रिक्वायर्ड स्किल सर उनको नहीं मिल पाता है। और वो जो स्किल उनके पास होता है सर, वो सर आज के सर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं सर, या जो सॉफ्टवेयर्स हैं वगैरह में उनका उस इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है सर कि जो लोग सेलेक्ट भी होते हैं सर, उनको वो प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से ट्रेन करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका जो स्किल जो ये 4 साल में एक्वायर किए हैं वो पर्याप्त नहीं है। ब्रेन ड्रेन समझते हैं क्या? बताइए। जी सर, ब्रेन ड्रेन को अगर आम भाषा में समझा जाए सर, तो किसी भी देश के वो लोग जो कि टॉप ब्रेन्स हैं, जो कि टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, वो पूरा का पूरा क्रीम इंडिया को छोड़ के किसी और देश में जाके अगर वहाँ सर्विस दे तो उसे सर ब्रेन ड्रेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर, इंडिया के जो टॉप IITians हैं सर, या IIM के प्रोडक्ट सर हैं सर, वो इंडिया में सर्व न करके विदेशों में अच्छा पैकेज देख के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया। तो सर वो अब इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे देश के जो टॉप ब्रेन्स हैं उन्होंने इस्तेमाल यहाँ किए और वहाँ दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए कि इंडिया है अभी जी सर बगैर सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को मजबूत किए हुए टर्सरी सेक्टर में पहुंच गया। जी सर। ऐसा क्यों? सर इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है सर ये कि हमने सर जो मैन्युफैक्चरिंग में सर जो सपोर्ट देना चाहिए था सर, वो हम नहीं दे पाए। हमारी पॉलिसीज़ वैसी नहीं रहीं कि जो बाहर की कंपनियां हैं या जो देश में ही जो कंपनियां हैं उनको वैसा इन्वायरमेंट हमने नहीं प्रोवाइड किया। हमारी पॉलिसी उस हिसाब से टारगेटेड नहीं थी, जिस कारण सर वो इंडिया में नहीं, इंडिया में जो कंपनियाँ जिनको इंडिया आना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सर चाइना या और देश में चले गए। भारत की जो कंपनियां हैं सर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हुआ, जिंदल हो गया, ये लोग भी सर इन्होंने भी इंडिया में छोड़ के बाहर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि इन्हें लगा कि इंडिया में इनका बिजनेस करने का वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इन्होंने बाहर के मार्केट को टारगेट किया। तीसरा सर एक बहुत बड़ा रीज़न इसका ये रहा सर कि जो सरकार जो शुरू से जो सरकार चली सर, उनका शुरू से जो ध्यान रहा सर वो आइदर हेवी इंडस्ट्री की तरफ रहा या फिर उसके बाद में सर एग्रीकल्चर या गरीबी हटाने के ऊपर रहा। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या कोर सर जो एक इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर है सर, उस पर फोकस नहीं दिया गया। हालांकि जो अब की जो सरकार है ये इस पर काम कर रही हैं, लेकिन सर अभी ट्रेन छूट चुकी है सर। अच्छा। सेल कंपनी क्या होते हैं बताइए सर? सेल कंपनी, सेल SI सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, CLL सेल की बात कर रहा हूँ। सेल कंपनी होल वाली जो सेल होती है ना, SHAL वाली सेल, SHELL सेल। जी सर। सर सेल कंपनियां वो कंपनियां हैं सर जो कि अपना सबऑर्डिनेट कंपनियां कोई भारत के बाहर सेटअप कर दें, और उस कारण वो सर भारत का जो पैसा है या फिर किसी और देश का पैसा है उसको ब्लैक मनी जो है सर उसको इंडिया में एज ए इन्वॉल्व करें या इन्वेस्ट करें। जी सर। ठीक है जी सर। आप मुझे बताएं करप्शन क्या होता है? सर करप्शन को अगर आम भाषा में समझा जाए सर, तो किसी जॉब में रहते हुए अगर आप किसी आउट ऑफ द वे जाकर अगर कुछ पर्सनल बेनिफिट ले रहे हैं जिसमें पैसा, गिफ्ट और भी चीज़ें होती हैं सर, तो वो करप्शन कहलाएंगी। इसको सर अगर हम ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि कोई अगर सरकारी ऑफिसर है, अगर वो अपने सैलरी के अलावा कुछ और चीज़ ले रहा है तो सर वो करप्शन कहलाएगा। सर डंपिंग क्या बताइएगा? डंपिंग सर डंपिंग अगर देखा जाए सर, तो अभी अगर हम स्टील के पर्सपेक्टिव में देखें सर, स्टील सेक्टर में, तो सर बाहर से जो भी कंपनियां जैसे सर चाइना में है, कोरिया में है, जापान में है सर, वो हमसे अच्छा क्वालिटी का, अच्छा मॉडर्न क्वालिटी का सर जो स्टील प्रोडक्ट हैं सर, उनको हमसे कम दामों में इंडिया में बेच रही हैं सर। इसको सर डंपिंग कहा जाएगा। तो और उसका इफ़ेक्ट ये होता है सर कि हमारा जो प्रोडक्ट रहा है वो हमारे देश में ही सर अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है, और उनका चूँकि प्राइस कम है तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, उनको एज मिल जाता है सर। अच्छा, मंजड़िया क्या होता है? सॉरी सर? मंजड़िया सुने हैं ना? नहीं सर। बुल एंड बियर। अच्छा, बुल एंड बियर। हाँ। सर ये शेयर मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है सर। बुल में ये हुआ सर कि अगर शेयर मार्केट को अगर वो उछल रहा है सर, अगर वो आगे बढ़ रहा है, सेंसेक्स या निफ्टी वगैरह ऊपर जा रहा है तो उसको बुल कहा जाएगा सर। अगर वो गिर रहा है तो उसको सर बियर कहा जाएगा। ठीक है। हिस्ट्री में एक चीज़ मुझे और बताइए कि 1857 का विद्रोह के विफलता के क्या कारण थे? सर उसके बहुत कारण थे सर। जो मुख्य कारण था सर, वो जितने भी लोग सर उसमें पार्टिसिपेट किए सर, उनका टाइम अलग अलग था सर, एरिया लोकलाइज था सर, और उनका आपस में सर कोई यूनिटी नहीं था सर। ठीक है। ये
पानीपत में ही सबसे ज़्यादा युद्ध क्यों हुए? जी सर पानीपत में युद्ध होने के कारण ही है, वहाँ पर 3 युद्ध हुआ है सर। तो तीनों युद्ध होने का कारण ये है सर, पानीपत का जो लोकेशन है सर वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर है सर। तो सर जितने भी आक्रांता है, जैसे जो अफ़गानिस्तान से या मंगोल से या ईरान वगैरह से जो भी आए हैं, वो सर उसी रास्ते से आए हैं, क्योंकि वो लैंड बाउंड्री है सर। तो वहाँ से सर वो आए, और पानीपत सर एक खुला मैदान है सर, तो वहाँ पर सर ये लड़ाई तो हुआ। दिल्ली को क्यों? दिल्ली भी तो खुला हुआ मैदान। जी सर दिल्ली भी है सर, लेकिन दिल्ली के जो शासक रहे हैं सर, जो भी दिल्ली के शासक रहे हैं, वो उनके बीच में सर एक राजपूताना एरिया पड़ गया सर, जिसमें राजपूत के लोकल लीडर्स लोग लड़े हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में सर कुछ डिस्टेंस है सर। अच्छा, ये राजपूताना की बात की, राजपूताना के बारे में मुझे बताएं कि उसकी क्या स्ट्रेंथ थी? राजपूताना का स्ट्रेंथ क्या था सर? राजपूताना का मजबूती क्या थी? जी सर राजपूताना में जो सबसे बड़ा सर जो उनका स्ट्रेंथ था सर, वो लोग बहुत ही सर ब्रेव थे, बहुत बड़े योद्धा थे सर वो। तो उनका एक ये स्ट्रेंथ था, लेकिन ये उनका एक वीकनेस भी हुआ सर, कि वो आपस में ही इसको अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए आपस में ही लड़े, जिनका कारण ये हुआ है सर कि कभी भी भारत पर एज ए होल राज नहीं कर पाए सर। ये बताइए कि मेडाइवल पीरियड में कौन सा ऐसा प्रशासक है जो आपको अच्छा लगता है? जी सर मुझे जो सबसे बेहतर लगते हैं सर वो शेरशाह सूरी है, जिनका सर 1540 से 1545 तक शासन क्या रहा अच्छा है। लगता है? सर उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं सर, वो सर आज के डेट में भी प्रासंगिक है और अभी भी चल रहा है सर। फॉर एग्जांपल सर उन्होंने सर पेपर करेंसी रुपया को लाया सर, जो आज रुपया हम चला रहे हैं। दूसरा सर उन्होंने गैरिसन और कैंटोनमेंट टाउन्स बनाया सर, वो आज भी सर हमारी इंडियन आर्मी उसको यूज़ कर रही है सर। तीसरा सर उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया सर, कि कोई भी ऑफिसर एक समय के बाद उस पोस्ट पे नहीं रहेगा, जिससे सर आज भी केंद्र और राज्य की सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। चौथा सर उनको लगा कि बंगाल से लेके और पाकिस्तान तक और बाद में जाके वो अफ़गानिस्तान तक उन्होंने रोड बनाया सर, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड है, और आज के डेट में एक बहुत नॉर्थ इंडिया का सर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक और उसी से पार होता है सर। तो ये मुझे लगता है कि कुछ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे सर। सल्तनत काल में वैसे कोई प्रशासक हैं जो अच्छे लगते हैं आपको? सर सल्तनत काल में चूँकि उनका शासन बहुत कम रहा है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का सर जो रिफॉर्म्स रहा है सर, जो कि उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स किया या जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया या जो सेना में रिफॉर्म्स किया सर, वो बहुत हद तक बहुत अच्छा रहा। मुझे एक बात बताएं कि औरंगजेब के शासन काल को आप किस तरह से देखते हैं? सर औरंगजेब का जो शासन काल रहा है सर वो बहुत ही विवादित रहा है सर। दो तरह के सर थिंकर्स रहे हैं इस पे, या हिस्टोरियंस रहे हैं सर। एक का कहना है कि चूँकि औरंगजेब ने सर हिंदुओं के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया, बनारस का जो शिव मंदिर है उसको तोड़ा, बहुत जगह मूर्तियाँ तोड़ी गई, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एंटी हिंदू थे। लेकिन जो दूसरे तरह के सर जो हिस्टोरियंस हैं उनका कहना है कि चूँकि अकबर की सेना में सर राजपूतों का एक बहुत बड़ा नंबर था सर, वो औरंगजेब के समय में भी था, और औरंगजेब के समय में जो भारत को गुलाम कराने में औरंगजेब का क्या रोल रहा है, बताइए। सर अगर ऐसे देखा जाए औरंगजेब का डायरेक्ट अगर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रोल है, लेकिन सर अगर हम उसको इन्फर करें, उनके पूरे जो रूल है उसको इन्फर करें, तो ये रहा है कि सर कहीं ना कहीं उनके रूल में हिंदुओं के प्रति सर जो भी हुआ है, या जितने भी सर लोकल जो राजा लोग थे उनको पूरी तरह से वो डिफीट करके पूरा पैन इंडिया उन्होंने बना दिया, जिसका कारण हुआ। और दूसरा कारण ये है सर कि औरंगजेब ने खुद ही अपने पिता को सर मतलब वो एक जेल में बंद कर दिया, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अपने पिता को वो करके ज़बरदस्ती गद्दी लेना है। एक तरह से सर ये होड़ मच गया आने वाले जितने भी शासक थे सर, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि राजा बनना है बनिस्पत कि हमें अपना जो साम्राज्य है उसको स्ट्रेंथन करना है सर। तो ये सर आगे चल के ये जो जैसे औरंगजेब के बाद आगे जितने भी राजा आए, तो सर उनमें ये फूट डालना और गद्दी के प्रति जो उनकी वो जो चाह थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को हेल्प की, जिसके कारण वो हरा पाए। अभी का जो प्रशासन इंडिया में है, जी सर, मोदी जी का प्रशासन, जी सर, तो पूर्ववर्ती मतलब आज़ादी के बाद जी सर के जो प्रशासक हुए, जी सर, जवाहरलाल नेहरू थे, जी सर, ठीक है, उनको हम लोग नीति निर्माता मानते हैं, जी सर, देश को निर्माण किए। जी सर, मोदी जी और नेहरू जी में 5 असमानता और 5 समानता बताइएगा। सर अगर समानता की बात करें सर, तो नेहरू जी डेमोक्रेसी के प्रति बहुत ज़्यादा उनका झुकाव था, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी ये दिख रहा है सर। दूसरा चीज़ देखा जाए सर
कि नेशन बिल्डिंग के लिए सर जो उनका योगदान रहा जवाहरलाल नेहरू का, कहीं ना कहीं उसको हम मोदी जी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर नेहरू जी ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे कि सर उसमें आपका ये आ जाता है, प्लानिंग कमीशन आ जाता है। वैसे उन्होंने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को बनाए। अगर हम देखा जाए तो मोदी जी ने भी सर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को बनाया, जिसमें एक नीति आयोग एक बड़ा नाम है सर। उसके बाद सर समानता देखा जाए तो सर नेहरू जी जो थे उनका पैन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सर उनका एक अलग छवि था, वो एज ए लीडर माने जाते थे। सेम चीज़ हम मोदी जी के साथ देख सकते हैं सर, वो भी अभी आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में एक उभरते हुए वर्ल्ड लीडर की तरह आ रहे हैं सर। ये मुझे 3 समानताएं लग रही हैं सर। असमानताएं अगर देखा जाए सर तो ये है कि एक समानताएं और भी हैं सर कि कांग्रेस का शासन उस समय लगभग पूरे भारत में था, कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए सर। आज के डेट में अगर देखा जाए तो मोदी जी जब से आए हैं तो लगभग पूरा भारत, कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो ये बीजेपी के अंडर में है सर। तो ये मोदी जी की एक उपलब्धि रहेगी सर, और ये समानताएं रहेगी। अगर असमानता की सर अगर हम बात करें तो ये जो हमारे नेहरू जी हैं सर, ये थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड काम करते थे सर। ये अपने सबऑर्डिनेट को मंत्रालय दे के या फिर वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहते थे सर। मोदी जी के शासन में ये हुआ कि सारे डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं सर, बट मोदी जी का एक ओवरव्यू उन पे ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्शन हर डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है इसको लेके है सर। तो ये मुझे सर असमानताएँ लगती है सर। ज्योग्राफी में जल्ला एक शब्द होता है, समझते हैं? सॉरी सर, जल्ला, टाल समझते हैं? टाल जी सर। क्या है टाल? सर टाल एक लो लाइंग एरिया हुआ सर, जिसमें बरसात का पानी बढ़ जाता है सर, वो सर टाल कहलाता है। बिहार में उसके क्या उदाहरण है? सर बिहार में साउथ बिहार जो है सर वो टाल इलाका में आता है। अच्छा, गोखुर झील क्या होता है? सर गोखुर झील को सर इंग्लिश में सर ऑक्सबो लेक कहते हैं सर। ऑक्सबो लेक सर हुआ कि जब कोई भी सर रिवर है जब अपने मैच्योर स्टेज में आ जाती है सर, तो उसमें बहुत सारे सैंड, पेबल्स और ये इस टाइप के फाइन पार्टिकल्स हो जाती हैं सर। तो जैसे वो प्लेन में आती हैं सर तो वो मिएंडरिंग करने लगती हैं सर। मिएंडरिंग करने के कारण सर उनका आउटवर्ड बैंक का जो इरोजन होता है सर, जिस कारण वहाँ पर वो डिपॉजिट कर देते हैं अपना सारा जो भी सेडिमेंट वो कैरी करते हैं उसको डिपॉजिट कर देते हैं। और समय कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो सर वहाँ पर एक लेक बन जाता है सर। बिहार में कोई उदाहरण है उसका? ऑक्सबो लेक का कोई उदाहरण है बिहार में? सर बिहार में बेगूसराय में सर एक लेक है सर, उसका नाम है कांवर। सॉरी सर, कांवर लेक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन और मुझे बता दीजिए आप। जी सर। बरखान का नाम सुने हैं ज्योग्राफी में? अच्छा चलिए। अच्छा, बरचन। बरखान होता है, इंग्लिश में भी बरखान ही होता है उसका। बरखान सर ये सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर जो राजस्थान में जो सैंड ड्यून्स बनते हैं। जी सर। एस्चुरीज एंड डेल्टाज का डिफरेंसेस बता दीजिए। जी सर। सर एस्चुरीज जो होते हैं सर और वो सर साउथ इंडिया में हमारा होता है, साउदर्न इंडिया में। और सर जो ये डेल्टाज होते हैं सर वो हमारे नॉर्थ इंडिया में है। उसको हम ऐसे देख सकते हैं सर कि जो हिमालय से जो भी नदियाँ आती हैं सर, वो जब सारा सेडिमेंट को कैरी करती हैं सर, तो वो जाके सर जब वो समुद्र में मिलती हैं सर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका जो होता है जहाँ पर नदी का एक कोर्स नहीं रहता है, वो ड्रेडेड पैटर्न करके बनाती हैं सर। तो वो अगर होता है तो सर वो डेल्टा हो जाता है सर। स्टोरीज में क्या होता है कि स्टोरीज में भी सेम चीज़ होता है सर कि नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, बट चूँकि वहाँ पर वो जनरली वो जो इलाका जो होता है सर वो उतना सर वो डाउन नहीं रहता है, तो वो सर वहाँ पर स्टोरीज फॉर्मेशन करती है। उनका वो जो नदी में मिलती वो सर जो नदियाँ मिलती हैं सर वो समुद्र में, उनका उतना फैलाव नहीं रहता है सर, वो कम इलाका में वो सर उनसे मिल जाती है। अच्छा, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में आप गड़बड़ा रहे हैं, है ना? चलिए, वैसे नॉलेज आपका ठीक है सर। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए सर आपके। हाँ, ये बताइए। जी सर। ये आप सेल में है ना? जी सर। बोकारो। जी सर। तो निगम, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी में क्या अंतर है? सॉरी सर, इसमें श्योर नहीं है सर। अच्छा, एक चीज़, बहुत सारे और भी ये प्राइवेट कंपनी है स्टील का, जैसे मित्तल का, ये सब। तो प्रोडक्शन के मामले में किसका अच्छा है? सर अभी का टोटल प्रोडक्शन की बात करें सर तो सेल एज ए होल सर 19 मिलियन टन के साथ क्योंकि भारत में नंबर 1 पे चल रही है सर। लेकिन सर अभी जो जिंदल वगैरह ने जो इन्वेस्टमेंट किया है सर, उसे लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में सर वो सेल को पीछे कर देगी सर। एक्सपोर्ट के मामले में दोनों करोड़? सर अगर एक्सपोर्ट के मामले में बात करें सर तो जो भी सेल के जो भी प्लांट हैं सर वो डायरेक्ट सी लिंक से सी के पास नहीं है सर। तो जनरली सर जो उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है सर वो या तो भारत के लिए हो या सर कोई अगर वैसा कुछ कहीं से कंसाइनमेंट आए तो उसमें हम सेल का स्टील भेजते हैं। जिंदल का सर जो जैसे कि एक प्लांट बेलारी में है सर, वो सी से बहुत नज़दीक है सर,
तो सर सी का जो सर फ़ायदा उनको मिलता है, इस कारण सर बाहर एक्सपोर्ट वो कर पा रहे हैं। जी सर। और ये अभी तो एक नया फील्ड आया इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर। इसका सुन रहे हैं जैसा ये डेवलप कर रहा है, जी सर। आने वाले समय में क्या अनएम्प्लॉयमेंट पर कुछ इफेक्ट डालेगा? सर मुझे लगता है कि जब कंप्यूटर आया था सर, तब भी यही आशंका लगाई गई थी कि सर कि जब कंप्यूटर के आने से बेरोजगारी बढ़ेगी सर। लेकिन हम देख सकते हैं कि सर आज कंप्यूटर के कारण ही कितना रोजगार बढ़ रहा है सर। तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूँकि एक नया फील्ड है, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन सर मेरे हिसाब से ये एक डाइवर्स फील्ड देगा सर। और जैसे कंप्यूटर बूम किया था, रोजगार बढ़ा सर, इसके कारण भी रोजगार बढ़ेगा सर। ठीक, एक लास्ट है इंजीनियरिंग में। जी सर। ये जो आपका ट्रेडिशनल जो इंजीनियरिंग का ये सब सब्जेक्ट था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अब ये लोग या सिविल ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। सब बहुत सारे लोग जैसे कंप्यूटर है या इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, ये सब ज़्यादा आप देख रहे हैं उसमें लोग जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसका मेन कारण जो है सर वो दो मैं कहना चाहूँगा सर। पहला काम कि देश के अंदर सर अभी सर हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है सर वो जीडीपी में बढ़ रहा है सर। सर्विसेज में भी सर मेनली कंप्यूटर या आईटी रिलेटेड सर जो जॉब हो रहा है, तो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं सर। तो भारत के अंदर भी सर टीसीएस, विप्रो ऐसी जो कंपनियां हैं सर, सॉफ्टवेयर का एक बूम देख रही हैं सर। इस कारण वो ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब लड़कों को रिक्रूट कर रही है सर। दूसरा एक कारण ये है सर कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए, खासकर यूरोप और अमेरिका में देखा जाए या जापान इनफैक्ट को ले लिया जाए, तो वहाँ पर क्या है कि सर इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है सर कि वहाँ का जो लोग हैं सर, उनका एजिंग पॉपुलेशन है सर। उनका जो पॉपुलेशन है वो डिविडेंड उनके पास नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर संख्या में लोग 50-52 के बाद के वाले हैं। तो और इंडिया के पास चूँकि इसका एज है, तो ये बहुत इजीली वहाँ स्विच कर सकते हैं और सर पैकेज बहुत ही बेहतर मिलता है सर। इस कारण लोग उसे चूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब जितना सब गवर्नमेंट कंपनी तक ही सीमित है कि प्राइवेट में भी है इसका? नहीं सर, प्राइवेट में है सर। जैसे टाटा का ऑटोमोबाइल देख लिया जाए या टाटा स्टील देख लिया जाए, प्राइवेट में JSW हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, तो ऐसी कंपनियां हैं सर। बट चूँकि वो उतनी स्पीड से सर ग्रोथ नहीं करें जितनी कि सॉफ्टवेयर कर रही है सर, इसीलिए लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री में आते हैं। जी सर। हिस्टोग्राफी का नाम सुने? सर क्या चीज़? हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन। जी सर। कुछ आइडिया है इतिहास लेखन के बारे में? सर मैं कुछ गेस कर सकता हूँ, बट मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है सर। हाँ, उसमें चर्चा ये हो रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट में, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि जो पहले का इतिहास लिखा गया वह सही नहीं है। जी सर। इसलिए फिर से इतिहास लिखने की आवश्यकता है। जी सर। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारा सबसे बड़ा जो विडंबना रहा है सर कि हमारे जो भी इतिहास रहा है सर, उसके बहुत सारे एंशिएंट इंडिया के बहुत सारे साक्ष्य हमें लिखित में नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं सर उनको ज़्यादातर या तो सर फॉरेन राइटर जैसे मेगास्थनीज वगैरह लोगों ने लिखा है, या फिर वैसे लोगों ने लिखा है जो कि किसी राजा के अंडर में काम किए हैं और जैसा राजा ने डायरेक्ट किया वो वैसे ही लिखे हैं। उसके बाद सर अभी आज़ादी के अगर आज़ादी से पहले का इतिहास अगर हम देखें तो उस समय भी सर हमारे इतिहासकार जो रहे हैं, भारतीय इतिहासकार, वो सर एक राष्ट्र प्रेम से ग्रसित माने जाते हैं सर। और जो दूसरा वर्ग हुआ सर, वो जो अंग्रेज हिस्टोरियन हुए सर, वो कॉलोनियल माइंडसेट से ग्रसित थे। तो सर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सर ये हिस्ट्री को लिखा, वो उनका बायसनेस उसमें झलकता है। तो मेरे हिसाब से सर ये अभी जो विवाद चल रहा है कि हिस्ट्री को लिखा जाए, ये कुछ हद तक सही भी है। क्योंकि अगर हम देखा जाए, फॉर एग्जांपल सर हम आपको बताएं तो सर जो भी हमारा कॉलोनियल हिस्ट्री रहा है सर, उसमें जितने भी सर ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे हैं सर, वो इसको बहुत जस्टिफाई किए हैं। जैसे क्या कहते वाइट मैन बर्डन थ्योरी हुआ, ऐसे करके बहुत सारे जो अपनी पॉलिसीज हैं उनको वो जस्टिफाई किए हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए सर, तो ब्रिटिश ने भारत को लूटने का ही काम किया है सर। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री को लिखनी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये से है। जी सर। ये जो संविधान लिखने के लिए ये संविधान सभा बनी थी, जी सर, उसमें गांधी जी को क्यों नहीं शामिल किया गया? सर इसका मैं श्योर नहीं हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। आपने कहा कि सही है, मतलब हिस्ट्री को लिखना दोबारा। जी सर। ये सही है। जी सर। जैसे मुगल काल को कुछ पार्ट से हटाया गया। जी सर। कुछ क्लास थे। जी सर। और राजस्थान में कुछ प्रोफेसर बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप ही अकबर को हराए थे। जी सर। अकबर ने महाराणा प्रताप को नहीं हराया। जी सर। तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये तो इस तरह की बातें अगर होंगी, जी सर, फेरबदल होगा, तो पहले से जो पढ़ रहे थे तुम गलत पढ़ रहे थे, इसका मतलब
सर ऐसा नहीं है। जो राजस्थान के लोग जो ये चीज़ को कह रहे हैं कि राणा प्रताप ने अकबर को हराया था, ये कहीं ना कहीं उनका सर बायसनेस झलकता है सर इसमें। कहीं भी सर ये साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें ये बताता हो कि उन्होंने अकबर को हराया था सर, राणा प्रताप ने अकबर को हराया था। ये कहीं साक्ष्य मिलते नहीं हैं, बल्कि जबकि उल्टा ही साक्ष्य मिलता है कि अकबर ने राणा प्रताप को हराया सर। सही बात है मुझे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सचिंद्र सान्याल, भगवती शरण बोरा, जी सर, और भी कई लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जी सर, क्रांति ये हो गए, चापेकर ब्रदर, जी सर, इन सब के जो इतिहास है, जी सर, क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, जी सर, उसको कुछ इतिहासकार आतंकवादी आंदोलन का इतिहास लिखते हैं। जी सर। तो आतंकवादी कहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है देश के जो राष्ट्रीय हमारी गरिमा है, जी सर, राष्ट्रीय आंदोलन की गरिमा है, जी सर, छोटे से पहुँचा रहा है, जी सर। तो इन इतिहासकारों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्या तो आप पहले पर देना चाहिए इनको धमकी कि भाई, या फिर सलाह देनी चाहिए इनको इस सब को हटा लीजिए अपनी किताबों से, अभी हटा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में इस पर कार्रवाई भी करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ जा रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि भारत जो है सर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर बोलने की आज़ादी है सर। थोड़ा नहीं किसी को आतंकवादी आप बोल दीजिएगा सर। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जिसने देश की लड़ाई लड़ी, जिसने भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी बलिदान दिया, इसका मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि हम गांधी जी को आतंकवादी बोल देंगे। स्वतंत्रता हमारी प्रेस की स्वतंत्रता या किसी भी स्वतंत्रता की लिमिट है, तो लिमिट में रह के हम काम कर सकते हैं। लिमिट को क्रॉस करें तो ऐसा होना, मैं आपसे राय ले रहा हूँ कि भाई उस शब्द को हटाने पर काम होना चाहिए, जी सर, या नहीं होना चाहिए, और नहीं हटाए तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर कौन आदमी क्रांतिकारी है सर, या कौन आदमी टेररिस्ट है सर, इसका परिभाषा सर अलग अलग है सर। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें सर, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में चूँकि भारत के लिए उन्होंने काम किया है सर, भारत की आज़ादी के लिए काम किया है, तो भारतीयों के लिए सर वो क्रांतिकारी हों। लेकिन अंग्रेजों के चूँकि खिलाफ काम किया तो उनके लिए वो आतंकवादी हो गए सर। तो अंग्रेज के इतिहास थोड़ा ना हमारे यहाँ लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ तो अपने देश के इतिहास है। इतिहास हमें राष्ट्र पर गर्व करना सिखाता है, हमें आगे काम करने को प्रेरित करता है। जी सर। हम इतिहास से सीख के आगे कुछ करते हैं। जी सर। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देना सिखाता है। जी सर। तो अपना इतिहास लिख रहे हैं। ये सब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन शब्दों को हटाना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। सर मुझे लगता है कि कार्रवाई करना सर कार्रवाई नहीं, पहले आदेश देंगे इस तरह के शब्द हटा लिए जाए, नहीं हटाने के बाद सर मुझे कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए कि सल्तनत काल के एक राजा का नाम बताइए, उनकी तुलना पर्सनैलिटी से नहीं करना, काम से तुलना करना है। नरेंद्र मोदी जो आज के प्रधानमंत्री हैं, सल्तनत काल के किस राजा के नज़दीक बातें और कौन कौन काम है, कॉमन काम नहीं बताना कि सर उन्होंने भी सड़क बनाया, सड़क तो हर प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी के कुछ स्पेसिफिक काम जो अभी मोदी जी ने नहीं किया है, उसी काम को सल्तनत के राजा ने किया था। एक राजा से तुलना कर रहा हूँ तो किससे करेंगे आप? सबसे नज़दीक कौन होगा? सर मैं इस पर श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे लगता है कि सर जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप रहा है सर, वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है सर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं, काम बोल रहा हूँ, जो अलग कार्य किए, डिसीजन लिया उन्होंने। जैसे अब उसका अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन से तुलना कर दिया मोदी जी के प्रशासन का, कॉमन बताइए, जो सेम डिसीजन उसने लिया वही डिसीजन मोदी जी ने लिया। जी सर इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा सर कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे सर, उन्होंने करप्शन को लेकर सर बहुत कठोर रहे हैं सर। मोदी जी की सरकार में भी सर करप्शन को लेकर सर बहुत ही कठोर। एक काम हुआ, दूसरा काम? जी सर, दूसरा काम ये हुआ सर कि वहाँ पर सर बहुत सारा सर ब्लैक मार्केटिंग वगैरह हो, चाहे इस टाइप हो गया, करप्शन से जुड़ा हुआ। जी सर। देखिए मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, आप यही जवाब वहाँ दीजिएगा। जी सर। फिरोज शाह तुगलक जो है ना, उसके कई जैसे उसने भी 24 प्रकार के टैक्स 4 टैक्स में बदला, यहाँ भी GST लाया गया, सभी टैक्स को मर्ज किया गया। जी सर। उसके अलावा इसने दान विभाग की स्थापना की थी, या खैराती अस्पताल बनवाया था उसने, ये आपका दारुल सफ़ा। मोदी जी आयुष्मान भारत लेकर आए, 300 सिटीज का निर्माण किया था, 300 शहरों को बनवाया था, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। मोदी जी सो स्मार्ट सिटी पर ध्यान दिए, तो ज़्यादा नज़दीक फिरोज से होते हैं वो, मुझे ऐसा लगता है। लगता नहीं है ही, अलाउद्दीन से आप कॉमन बता सकते हैं, पर कोई स्पेसिफिक काम नहीं बता सकते आप। जी सर, थैंक यू। इसको करिएगा वहाँ अगर ऐसा हो तो। जी सर, थैंक यू सर। बताइएगा। चलिए ठीक है, ओवर करते हैं। काफ़ी लंबा, सबसे लंबा मुझे तो अभी तक मुझे जितना इंटरव्यू लिया 4-5 दिनों से, उसमें सबसे लंबा इंटरव्यू आपका लिया गया है।
सभी क्षेत्र से प्रश्न पूछेगा और बड़ा स्मार्ट जवाब आपने दिया। रिलैक्स जो ओवर करते इंटरव्यू आपका, थैंक यू सर। बड़ी स्मार्ट जवाब आपने दिया है।